हाँ तो भाई, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की एक कोट से, है ना। सो स्वामी विवेकानंद वंस सेड कि गिव मी जस्ट 100 यंगस्टर्स विद एनर्जी एंड हर्ट एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू रूल अपॉन द वर्ल्ड। ठीक है, तो भाई आज यही चीज आपके सुयश भैया बोल रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को, इस चैनल को बढ़ाने के लिए सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है। वो 100 लोग जिस दिन इस चैनल पे कंप्लीट हो गए, फिर ये चैनल खुद को खुद आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सो धीरे धीरे टीम बन रही है। अभी मेरे पास ऑलरेडी टीम है 10-15 लोगों की, 10-15-20 लोगों की। जिस दिन 100 कंप्लीट हुए उस दिन ये वीडियो, ये चैनल अपने आप ग्रोथ में आ जाएगा, अपने आप वायरल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस पढ़ने की जरूरत है शांति से और खूब सारा शेयर करने की जरूरत है। ठीक है, आज मैं आपको अपने बारे में नहीं बताऊंगा फिर से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बार बार आपका टाइम वेस्ट हो इन सब पे। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो और वीडियोस हैं इस लेक्चर में, इस चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, टुडे आई विल टेल यू अबाउट हीट ट्रांसफर। ठीक है, अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार इनको भी समझ लो। हमने कैलोरीमेट्री कवर कर ली है, हमने हीट थर्मल एक्सपेंशन कवर कर रखा है। ठीक है, आज हम हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो भैया हीट ट्रांसफर, I already told you that the heat transfer from a higher temperature body towards a lower temperature body. ठीक है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप फ्लो करती है, जिस तरह से करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, सो सपोज यू हैव अ रॉड लाइक दिस, सपोज यू हैव अ रॉड लाइक दिस, ऑलराइट, and this is the temperature T1 here, this is the temperature T2 here. The area of cross section of the rod supposed to be A, alright, and conductivity is K. Clear, length of the rod is L. Alright, length of the rod is L, and the heat transfer rate is Q dot. Clear? So listen to me carefully everyone, just listen to me carefully. मैं अपने स्पेक्स भूल गया हूँ तो 1 मिनट का टाइम देना होगा। ठीक है, अरे ये क्या 1 सेकंड में वापस आ गए क्या? चलो माइक भी लगा लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में वापस आ गए क्या? कोई बात नहीं, जादूगर भी है क्या सवेरे? चलो इधर से। तो भैया यहाँ पे Q डॉट, ठीक है, Q डॉट T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, Q डॉट आपका हीट ट्रांसफर रेट है। अब ये बात ध्यान सुनना। ठीक है, बैक टू द कंसेप्ट, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे अगर हम लिख दें I इज इक्वल्स टू dQ बाई dt, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, जिस तरह से करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस तरह से करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक उसी तरह से एक क्वांटिटी होती है हीट में, ठीक उसी तरह से एक क्वांटिटी होती है हीट में, हीट ट्रांसफर रेट। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, जो करंट है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस काम करता है। जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? जिस तरह से यहाँ पे हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, जिस तरह से यहाँ पे हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ, I is equals to delta V by R, where R is the electrical resistance, उसी तरह से यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोरियर्स लॉ, और ये लिखा है फोरियर्स लॉ। अब मैं जरा इसको इस फॉर्म में लिख दूं, इस लॉ को मैं इस फॉर्म में लिख दूं, तब ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अभी ये लॉ सिंपली इस तरह से लिखा है कि भैया Q डॉट, ये Q क्या है, व्हाट इज दिस Q? दिस इज द हीट ट्रांसफर रेट, मींस 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर कर गई। तो अगर मैं यहाँ पे इस टाइम से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों साइड। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और दिस विल बिकम हीट ट्रांसफर रेट। सो दिस इज नथिंग बट द हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, Q डॉट लिखा हुआ है। तो इस Q डॉट के एक्सप्रेशन को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ ये समझना है। दिस Q डॉट विल बी सिंपली इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे T1 माइनस T2, लेट अस सपोज टू बी T1 माइनस T2, मैंने थीटा को T में चेंज कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम इस KA बाय L को हम इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे L अपॉन KA लाइक दिस, वी विल राइट दिस टू बी एज L अपॉन KA, and we will call this L upon K to be the thermal resistance, ठीक है। तो यही आपका जो है फोरियर्स लॉ है। ठीक है, एक्चुअली आपने बोर्ड में इस तरह से पढ़ा होगा, 12th क्लास में, 11th क्लास में आपने इस तरह से पढ़ा होगा, दैट द हीट ट्रांसफर रेट विल बी सिंपली इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। और मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। दिस इज सिंपली इक्वल्स टू the Fourier's law here, this is simply equals to the Fourier's law, Q dot will be equals to, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डेल्टा T by L upon K, जहाँ पे ये L upon K कुछ नहीं है, बस थर्मल रेजिस्टेंस है।
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था वो भी आपका क्या होता था, R अपॉन R इज इक्वल्स टू रो एल बाय के, रो एल बाय ए होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, अगर इस रेजिस्टेंस को हम कंडक्टिविटी के टर्म में लिखें तो भी यहाँ पे एज इट इज चीज आएगी, समझ पा रहे हो? सो दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर दो रॉड सीरीज में है तो यही थर्मल रेजिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, और करंट सेम होगी, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, मतलब हीट करंट सेम होगी, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यही दो रॉड अगर पैरेलल में लगी, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट हो जाएगी, जहां पे आप कह सकते हो Q1 डॉट बाय Q2 डॉट दिस विल बी इक्वल टू R2 बाय R1। समझ पा रहे हो ना, ये चीज रिलेट कर पा रहे हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर दिया। आई होप समझ में आया होगा, मजा आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझाया नहीं है, ठीक है। इसका रीजन है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो मेंस देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप 11th-12th से हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये पढ़ के आए हो, ठीक है। 11th-12th के कोर्सेज अभी अलग बनेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक काम करते हैं, ये भैया जो यहाँ पे टाइमिंग चल रही है ना, इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होगा मेरे स्टूडेंट्स को और मजा ज्यादा आएगी, है ना, ठीक है। तो समझ गए हो मेरी बात, लेकिन चलो फिर भी मैं एक बार में बता देता हूँ। व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द particles of the medium. Convection is the transfer of heat with the actual motion of the particles of the medium. For example, boiling of a water. Water goes like this, convection current, that is clear, it's convection current. If you are talking about the heat transfer in a rod, in a metallic rod, then this is because of the conduction, right? Conduction, convection. What is radiation? So radiation is the heat transfer. Radiation is the heat transfer because of the electromagnetic wave, right? So radiation don't require the medium to transfer, right? It don't require the medium to transfer, means बिना मीडियम के भी ये हो सकता है, ठीक है। मीडियम की जरूरत नहीं है, हाँ मीडियम है तो भी चल जाएगा, लेकिन मीडियम की जरूरत नहीं है। एयर में भी हो सकता है, वैक्यूम में भी हो सकता है रेडिएशन, ठीक है। बगल में आग चल रही, साइड में हम खड़े हैं, तो ये रेडिएशन है, ठीक है। क्यों? कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकता? कन्वेक्शन इसलिए नहीं हो सकता, कन्वेक्शन से जब मॉलिक्यूल गर्म होगा वो तो ऊपर जाएगा ना, वो तो ऊपर जाएगा। आग तक हीट कैसे आ रही है? वो मॉलिक्यूल उठ के आपके पास थोड़े आएगा, वो मॉलिक्यूल तो ऊपर जाएगा भाई, लाइटर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल उठ के ऊपर जाएगा, लेकिन हीट आपके पास आ रही है, साइड वाइज चल रही है, तो मतलब क्या हुआ? रेडिएशन। समझ पा रहे हो मेरी बात? आई होप थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। रेडिएशन, सन से अर्थ पे लाइट रे आ रही है, रेडिएशन है भाई साहब, रेडिएशन है, ठीक है। क्यों रेडिएशन है? वैक्यूम, राइट, वैक्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ठीक है, रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में सब जान चुके हैं। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, क्लियर। हम कहेंगे कि जो लाइट आ रही है वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, एंड दैट पैकेट्स विल बी नोन एज फोटॉन्स। these photons are consist of a simple or a similar wavelength, you can say, ठीक है, a similar wavelength, a similar frequency, ठीक है। सारे फोटॉन्स एक ही फ्रीक्वेंसी के होंगे, एक ही वेवलेंथ के होंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी रेडिएशन। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर की बात करने के पहले कुछ टर्म्स समझने होंगे, हमको कुछ टर्म्स समझने होंगे। वो टर्म्स क्या हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान समझना सब, क्लियर भाई। ये लाइट रे आई, सपोज दिस इज लाइट रे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे गिरी, ठीक है। अब कुछ लाइट रे ट्रांसमिट हो गई, कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब हो गई और कुछ लाइट रे हो गई रिफ्लेक्ट। क्या समझ? कुछ लाइट रे एब्जॉर्ब हुई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, कुछ हो गई रिफ्लेक्ट, ठीक है। सो द फ्रैक्शन ऑफ लाइट रे ट्रांसमिटेड इज डिनोटेड बाय टाउ। फ्रैक्शन ऑफ लाइट रे ट्रांसमिटेड इज डिनोटेड बाय टाउ, ठीक है। मतलब मान लो अगर Q1 हीट आ रही थी, Q1 डॉट हीट हम रेट मानते हैं ना, Q1 डॉट मान लेते हैं, ठीक है। Q2 डॉट जो है ये ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। Q3 डॉट मान लो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और Q4 डॉट जो है मान लो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। Q3 डॉट जो है ना वो Q4 डॉट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग मोड। समझ पा रहे हो? तो अब हम क्या बोलेंगे? दिस टाउ इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, राइट, मींस Q2 डॉट डिवाइडेड बाय सिंपली Q1 डॉट, राइट। एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसमिसिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिसिविटी, ठीक है, ट्रांसमिसिविटी। आई होप समझ में आई होगी बात, है ना। इसको क्या बोलते हैं? Q3। व्हाट इज दिस Q3? तो भैया ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज A फॉर एब्जॉर्प्टिविटी। दिस इज नोन एज सिंपली योर एब्जॉर्प्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे? लिखते जाना भाई,
एब्जॉर्प्टिविटी नहीं, सब भूल जाओगे, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी, क्लियर। और जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं रो से, मींस Q4 डॉट बाय Q1 डॉट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, बाकी स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है ना। ये चीज हो गई आपकी सिंपल रेडिएशन में। जब रेडिएशन किसी बॉडी में गिरी तो ये तीन चीजें हुई। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? तो ब्लैक बॉडी क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान सुनना। ब्लैक बॉडी में ये ट्रांसमिटिव वाली जीरो हो जाती है, क्लियर, और ये रिफ्लेक्टिविटी वाली जीरो हो जाती है, ये दोनों जीरो हो जाती है ब्लैक बॉडी में। ब्लैक बॉडी में जितनी एनर्जी गिरती है उतनी एब्जॉर्ब हो जाती है, उतनी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होके वो एनर्जी एमिट करती है। समझना बात को, एमिशन और रिफ्लेक्शन में अंतर है, एमिशन और रिफ्लेक्शन में अंतर है। अंतर क्या है? एनर्जी आई सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एनर्जी आई एब्जॉर्ब हुई, फिर एमिट हुई, समझ पा रहे हो, दूसरे फॉर्म में एनर्जी गई, दिस इज कॉल्ड एमिशन, ठीक है। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है, सॉरी, एमिशन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है, समझ पा रहे हो डिफरेंस, ठीक है। तो भैया ब्लैक बॉडी है, अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसका टाउ जीरो हो जाएगा, मींस ट्रांसमिटिविटी जीरो हो जाएगी, रिफ्लेक्टिविटी भी जीरो हो जाएगी, एब्जॉर्प्टिविटी भाई साहब 1 हो जाएगी। क्या? एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो एब्जॉर्प्टिविटी हो जाएगी 1। ये देखो 1 मिनट में ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सिंपल चीज लिखी है, द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ अ परफेक्टली, द एब्जॉर्प्टिविटी इट हैज बीन रिटन हियर दैट द बिफोर व्हाइल that the age goes to 1 for perfectly black body, all right। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, जब हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट गिराएं ब्लैक बॉडी पे या फिर किसी जनरल बॉडी पे, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, फॉर एग्जांपल वेवलेंथ ऑफ रेड, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। कैसे पता चला? रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो हम बताते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान सुनना। रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलता है कि भैया सबसे ज्यादा स्कैटर्ड वो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, मींस स्कैटरिंग, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी नहीं भूलो। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4, लैम्डा टू द पावर 4, बस ये चीज ध्यान रखना। अब आपको पता है कि लेजर लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, उसमें रेड कलर की लाइट होती है, हाँ तो भाई रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, बिल्कुल जीरो होती है। लेजर लाइट आप जानते हो, है ना, लेजर लाइट आप जानते हो, रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है। तो रेड लाइट का जो लैम्डा होता है, जो रेड लाइट का लैम्डा होता है वो क्या होता होगा, थिंक, वो भैया ज्यादा होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है, ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? सोचो, स्काई हमें वॉयलेट दिखता है, क्यों दिखता है वॉयलेट? क्योंकि स्कैटरिंग ज्यादा है भाई साहब, स्कैटरिंग ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ कम किसकी होती है? वॉयलेट की। वेब ग्योर याद रखना, वेब ग्योर, ठीक है, वेब ग्योर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, समझ गए ना। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम रे गिरा रहे हैं, एक लाइट रेडिएशन गिरा रहे हैं, ठीक है, तब उस समय उस वेवलेंथ की जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आपके कोर्स में इतना नहीं है। एमिशन, एमिसिव पावर, ठीक है, व्हाट इज एमिसिव पावर? सो रियली वेरी सिंपल थिंग, राइट। व्हाट इज एमिसिव पावर? मैं एमिसिव पावर को जहां पे भी लिखूंगा कैपिटल ई से लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैसे लिखेंगे? कैपिटल ई से लिखेंगे, और एमिसिविटी को हम स्मॉल ई से लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कैपिटल ई एमिसिव पावर, स्मॉल ई एमिसिविटी। व्हाट इज एमिसिव पावर? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी है उसका अगर कुछ टेम्परेचर, तो वो पावर, वो एनर्जी को एमिट जरूर करेगी। अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है तो वो जितनी एमिट कर रही होगी उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी। अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो वो एमिट ज्यादा कर रही होगी, एब्जॉर्ब कम कर रही होगी। अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है तो जितनी एमिट कर रही होगी उतनी ही एब्जॉर्ब कर रही होगी। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। लेकिन एमिशन होगा, अगर टेम्परेचर है तो एमिशन होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। तो भैया एमिसिव पावर सिंपली अब देखते जाओ, खेल खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ सिंपल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ये जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज नोन एज एमिसिविटी, दिस रेशियो इज नोन एज एमिसिविटी, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, ये एमिसिविटी है, दिस इज नोन एज एमिसिविटी, राइट। इस रेशियो को हम एमिसिविटी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टीफेंस लॉ, व्हाट इज स्टीफेंस लॉ? सो रियली वेरी सिंपल थिंग, राइट, रियली वेरी सिंपल थिंग। द नेट एनर्जी, द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is only the function of its temperature, right? Is only the function of its temperature, and it can be written as emissive power of a black body is simply equals to
इज सिंपली इक्वल्स टू एमिसिव पावर, ठीक है, एमिसिव पावर को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ए फॉर एरिया होता है, ठीक है, ए फॉर एरिया होता है, ये हम एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर बता रहे हैं जितनी वो बॉडी रेडिएट करे, पर यूनिट एरिया नहीं, ठीक है। अगर पर यूनिट एरिया आप डिफाइन करना चाहते हो तो भैया हम यहाँ से एरिया को हटा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिफाइन करी उसकी डेफिनेशन क्लियर। सो एमिसिव पावर सिंपली इक्वल्स टू ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा टी टू द पावर 4, सिग्मा टी टू द पावर 4, क्लियर, क्योंकि एमिसिव पावर अभी मैंने क्या बताई, व्हाट इज एमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की आपको पता चल गई, एमिसिव पावर एक नॉर्मल बॉडी क्या हो जाएगी, व्हाट इज द एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी, ई बॉडी, ठीक है। ये तो ब्लैक बॉडी के लिए आ गया, इसको लिख देना ब्लैक बॉडी, ठीक है भाई साहब। So emissive power of a body will be simply equals to its emissivity into sigma t to the power 4, ठीक है। टोटल एमिसिव पावर थ्रू अ ब्लैक बॉडी, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू सिग्मा, इसमें हम एरिया का भी इंटू कर देंगे, ठीक है। दिस इज एमिसिव पावर, राइट, मींस टोटल एमिटेड एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, यू कैन से टोटल एमिटेड एनर्जी पर सेकंड डिवाइडेड बाय एरिया, यू कैन से दिस इज योर एमिसिव पावर। ऑलराइट, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, हमने ये सारी बातें कर ली, एमिसिव पावर, एमिसिविटी, ये सब आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है देखो, टोटल रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है, ये वही चीज लिखी जो अभी मैंने आपको बताई, टोटल रेडिएटेड एनर्जी बाय अ बॉडी इज दिस, राइट। आई होप ये चीज समझ में आएंगी, इनको नोट कर लेना। एब्जॉर्प्टिविटी हो गई, किरचॉफ्स लॉ, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस किरचॉफ्स लॉ एंड हियर वी हैव, ठीक है। तो भैया किरचॉफ्स लॉ क्या होता है अब ये समझते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ का मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया जो एमिसिविटी, क्लियर, जो एमिसिविटी वर्सेस जो एब्जॉर्प्टिविटी का जो रेशियो है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी जनरल बॉडी के लिए, जो एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी का जो रेशियो होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा, इसको समझना है ना, ये किसके बराबर रहेगा, क्लियर। अभी ये समझो ये कांस्टेंट है, ठीक। अब ये किसके बराबर होगा कि नहीं ये अभी नहीं बताएंगे, क्लियर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, ठीक। तो एमिसिविटी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिविटी का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कोई बॉडी है अगर आपके पास, उसकी एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा है तो उसकी एमिसिविटी भी ज्यादा होगी। आई एम रिपीटिंग, कोई बॉडी है अगर आपके पास, उसकी एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा है तो उसकी एमिसिविटी भी ज्यादा होगी। अगर एब्जॉर्प्टिविटी, अब ये ई लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा क्यों लिखा है भाई, सर भैया सुयश भैया, यहाँ पे नीचे सफिक्स में लैम्डा क्यों लिखा है ना, ए के नीचे लैम्डा, ई के नीचे लैम्डा, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर रेड कलर की एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी तो रेड कलर की एमिसिविटी भी ज्यादा होगी, समझ पा रहे हो। इसीलिए रेड कलर रेड क्यों दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कलर वही एब्जॉर्ब हो रहा होता है, सबसे ज्यादा कलर वही एमिट भी हो रहा होता है, समझ पा रहे हो, इस वजह से रेड कलर रेड दिखता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ये बात, रिलेट कर पा रहे हो कंसेप्ट। तो एमिसिविटी रेड कलर की अगर ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्टिविटी रेड कलर की अगर ज्यादा होगी तो एमिसिविटी भी रेड कलर की ज्यादा होगी, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ तो मैंने आपको बता दिया, अब इससे दो कंफ्यूजन निकालेंगे, ठीक है। पहला कंफ्यूजन लिखा है आपके सामने, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा आर also good emitters of same wavelength lambda. The second thing, at a given temperature, ratio of E lambda and A lambda for any body is constant. This ratio is equals to E lambda of a perfectly black body, means emissivity of a perfectly black body, उसके बराबर होगा ये, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा, किसके बराबर होगा ये मैंने बता दिया, ठीक है। So just wait for a while. Okay, so now let's proceed. Wien's displacement law देखते हैं, क्या देखेंगे आप, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक। कुछ भी नहीं, इन्होंने क्या करा, एक ब्लैक बॉडी को सिंपली रखा है और उसको हीट किया, ठीक है। हीट करा उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और फिर देख रहे हैं उससे वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ ज्यादा निकल रही है, ठीक है। उसकी जो भी वेवलेंथ निकल रही है, क्लियर, उनका, ठीक है, या फिर आप कहो जो भी उसकी एनर्जी निकल रही है उसको वेवलेंथ के साथ प्लॉट किया। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बॉडी है किसी जनरल टेम्परेचर टी पे, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और उससे जो एमिसिव पावर निकल रही है उस एमिसिव पावर का लैम्डा के साथ ग्राफ बनाया है, उस एमिसिव पावर का लैम्डा के साथ ग्राफ बनाया है। फिर से एक बॉडी ली, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक बॉडी ली, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। इससे एमिसिव पावर निकल रही है, इसकी एमिसिव पावर का लैम्डा के साथ ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ग्राफ जब बनाया गया वो ग्राफ इस तरह से आता है, वो ग्राफ इस तरह से आता है, इट विल गो लाइक दिस, इट विल सिंपली गो लाइक दिस एंड रीचेस अ मैक्सिमम एंड देन इट विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम, ये यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हम E लिखेंगे, ठीक है। ये एमिसिव पावर है, व्हाट इज दिस, एमिसिव पावर, कैपिटल E एमिसिव पावर, स्मॉल e एमिसिविटी, सुयश भैया कंसेप्ट, ठीक है। तो भैया एमिसिव पावर, ठीक है ना,
तो एमिसिव पावर की बात हो रही है, क्लियर। एमिसिव पावर मैक्सिमम मिलेगी आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, उस वेवलेंथ को हम बोलेंगे लैम्डा एम, इसको हम बोलेंगे लैम्डा एम, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसमें एमिसिव पावर सबसे ज्यादा निकलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो जब आयरन को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं वो रेड कलर का दिखने लगता है, इसका मतलब उस समय पे जो टेम्परेचर है, उस समय पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ, जो उससे एनर्जी निकल रही है, जो उससे पावर निकल रही है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की जो एमिसिव पावर निकल रही है वो रेड कलर की है, उसकी वेवलेंथ रेड कलर की, ठीक है ना। रेड कलर को फॉलो करो, समझ पा रहे हो, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। कोई बॉडी अगर जलने के बाद येलो कलर की दिख रही है तो इसका मतलब उससे जो भी एमिसिव पावर निकल रही है सबसे ज्यादा वेवलेंथ येलो कलर की है, समझ पा रहे हो। ये लैम्डा एम का मतलब है। लैम्डा एम का मतलब वो वेवलेंथ, वो एनर्जी जो सबसे ज्यादा निकल रही है, उस एनर्जी की वेवलेंथ इज लैम्डा एम, ठीक है। और सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर टी बढ़ाओगे तो लैम्डा एम कम हो जाएगा, ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आप टी बढ़ाओगे लैम्डा एम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरह से हो जाता है ये देख लो, लैम्डा एम कम हो जाता है लेकिन आपकी एमिसिव पावर बढ़ जाती है, एमिसिव पावर बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि एमिसिव पावर जो है वो टी टू द पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसके अंडर का जो एरिया होता है ये आप पढ़ोगे, इसके अंदर का जो एरिया होता है ये आपको एमिसिव पावर देती है, तो एमिसिव पावर बढ़ जाएगी, ऑलराइट। और ये लैम्डा एम देख लो ना, ये कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ठीक है, तो आप कह सकते हो T1 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द वीन्स, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द, तो ये सिंपल सी बात, ठीक है। लैम्डा एम इंटू टी इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दी गई, इसको नोट करो, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। किसी बॉडी को गर्म करके सराउंडिंग में रख दो, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मान लो T0 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, बॉडी का टेम्परेचर T है, ठीक है, तो बॉडी कूल होने लगती है, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग की बात करते हैं, इसमें पहला तो एक assumption सबसे पहले देखो, ये हम कब यूज करेंगे, क्लियर। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को कब यूज करेंगे, व्हेन डेल्टा टी बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी इज वेरी लेस, बहुत कम हो गई है, ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसमें क्या किया, मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर T था, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर T था, अब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो वो जो भी हीट लॉस कर रही है पर सेकेंड, हीट लॉस पर सेकेंड, ये क्या होगी, एमिसिव पावर इनटू एरिया, राइट, क्योंकि एमिसिव पावर क्या होती है, हीट एमिटेड, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, ठीक है, ये आप जानते हो एमिसिव पावर, और वो ये लिखी है, ये ms को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इस ms को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आई एम रिमूविंग दिस ms, वो ये लिखी है, ठीक है, वो ये लिखी है। तो बॉडी का टेम्परेचर मान रहे हैं कि dt टाइम में डेल्टा t से कम हो रहा है, तो बॉडी ने कितनी हीट रिलीज करी होगी, दिस इज सिंपली यू कैन राइट डाउन इज ms, ठीक है, मैं सिंपल टर्म्स में लिख रहा हूँ, माइनस ms इंटू dt बाई dt, दिस विल बी इक्वल्स टू एमिसिव पावर, नथिंग बट द एमिसिव पावर, E फॉर एमिसिविटी, A फॉर एरिया, सिग्मा भाई कांस्टेंट वैल्यू पता है हमें, ठीक है, इंटू t टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। आई होप ये चीज समझ आई होगी, क्लियर। सो यहाँ से जब सॉल्व करो यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस you can write down T as T0 plus delta T, where T0 is the temperature of the surrounding, mind it, T0 is the temperature of the surrounding, right, and delta T is the temperature difference between the surrounding and the body, clear, so that's it, ठीक है। आप जब इसको रिप्लेस करोगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, तो आप इस फॉर्मूले पे पहुंचोगे। अप्रोक्सीमेशन कौन सा यूज करोगे, चलो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, T प्लस T0 प्लस डेल्टा T टू द पावर जब 4 इसको लिखोगे, ठीक है, जब 4 इसको लिखोगे माइनस T0 टू द पावर 4 करोगे, T0 टू द पावर 4 ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन ले लोगे, ठीक है, ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा T बाय T0 टू द पावर 4, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगेगा और यहाँ बचेगा -1। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जब यूज करोगे आप, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा भाई कि ये जो है ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से बनेगा, T0 टू द पावर 4 3 इंटू डेल्टा T हियर इंटू 4 भी आएगा साथ। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है एक्सपेंशन में, ठीक है, आगे आते हैं, क्लियर। सो ये बचेगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ऑलराइट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, मींस यू कैन से दिस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, व्हाट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ कूलिंग, hence you can say this rate of cooling, hence you can say this rate of cooling dt by simply dt, all right, this is directly proportional to delta T, temperature difference between the body and the surrounding, so this is called Newton's law, this is called Newton's law, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है ये समझते हैं, अब इसको यूज कैसे करना है ये समझते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इन्होंने थीटा कुछ और माना है, इन्होंने थीटा आई इनिशियल टेम्परेचर बोल दिया है, थीटा नॉट इन्होंने सराउंडिंग का टेम्परेचर बोल दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से ये ग्राफ बनाया है। हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करना है, ठीक है। आप क्या करोगे,
आप कहोगे कि भैया माइनस डी टी बाई डी टी, क्लियर, दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हम क्या कहेंगे इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, और इस पूरे कांस्टेंट को हमने के लिख दिया। अब ये के किस चीज़ पे डिपेंड करेगी आप यहाँ से देख सकते हो, ये के आपका डिपेंड करेगा यहाँ पे, ये जो भी कांस्टेंट है, एमिसिविटी, एरिया, सिग्मा, मास, एम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन सब पे ये के डिपेंड करेगा, और टी टू द पावर 3 पे डिपेंड करेगा, ये टी टू द पावर 3। ये इतनी जल्दी कोई समझाएगा नहीं आपको, आप ये चीज़ समझो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही वीडियो पॉज करो, एक बार पढ़ो फिर समझो, ठीक है। आई एम हियर, क्लियर, सो दैट्स इट। और साथ में आएगा क्या, t माइनस टी नॉट, ये चीज़ आ जाएगी। एक मिनट, अरे ये कहाँ जा रहा है, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट वेट फॉर वाइल, मेरी अनअकैडमी की क्लास भी है अभी, ठीक है, नो इशू। सो जस्ट यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है। t माइनस टी नॉट, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये टी नॉट लिखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी नॉट, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल हैव एन एक्सप्रेशन, क्लियर, यू विल हैव एन एक्सप्रेशन ln, सिंपली ln t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय ti माइनस टी नॉट, क्लियर, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस t बाय टाउ। यहाँ पे ये टाउ कांस्टेंट आएगा, इस टाउ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको चेक करना। दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू ms, ठीक है। चलो ये हटा दो, एक कांस्टेंट आएगा बस ये समझो, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। ये कांस्टेंट ये भी हो सकता है, इसी के टर्म में आएगा, ठीक है। इंडिकेट करो, निकालो इसे, लिमिट जो होगी वो मैं बता देता हूँ। जब आप इंडिकेट करोगे तो टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 से t, क्लियर, और टेम्परेचर की लिमिट हो जाएगी, ये जो t है स्मॉल, ये जो कैपिटल T है, ये ध्यान रखना, ये बॉडी का टेम्परेचर है, तो इनिशियल टेम्परेचर Ti जो बॉडी का है, फाइनल टेम्परेचर T, और T नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये 3 चीज ध्यान रखना, बाकी कर लोगे, ठीक है। ये ग्राफ भी आप फिर बना लोगे, यू कैन गो थ्रू दिस ग्राफ। कभी कभी हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यूज करते हैं, कैसे, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t, दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स, ठीक है। और ये एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं, θ1 प्लस θ2 बाय 2, बॉडी का टेम्परेचर θ1 से θ2 गया, ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, क्लियर, माइनस θ नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स ये खत्म कर दिया हमने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। अब ये सारी चीज़ आपको पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता है कि भैया ग्रुप ज्वाइन करना है सुयेश भैया का, @सुयेश भैया फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप, क्लू फॉर यू इंस्टा चैनल डाउनलोड, इंस्टा चैनल पे फॉलो करना है, सुयेश भैया को अनअकैडमी में फॉलो करना है, लिंक्स दिए हैं, ठीक है, और FFSS, राइट। तो फॉलो, फीडबैक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर तो इतना कर दो कि मतलब एकदम धूम मचा दे, ठीक है। चलो, और दैट्स इट, क्लियर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल कवर thermodynamics and kinetic theory of gases. So that's all students, take care, bye bye.